हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर आर के खत्री और आज हम पढ़ेंगे क्लास 11 का चैप्टर 1 यूनिट एंड मेजरमेंट। चलिए स्टार्ट करते हैं ऑब्जेक्टिव से। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन लेंगे। इसमें हम जानेंगे कि फिजिकल क्वांटिटीज़ कौन कौन सी होती है, फंडामेंटल क्वांटिटीज़ कौन सी होती है, डिराइव्ड क्वांटिटीज़ कौन कौन सी होती है। इसके बाद जानेंगे कि हम टाइप्स ऑफ यूनिट्स कितनी होती है, अलग अलग टाइप से हम इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फिर हम जानेंगे कि एक यूनिट से दूसरे यूनिट में किसी फिजिकल क्वांटिटी को कैसे कन्वर्ट किया जाता है। उसके बाद हम जानेंगे कि डायमेंशंस क्या होती है और इसका फॉर्मूला क्या होता है। फॉर्मूले से हम अलग अलग क्वांटिटी की डायमेंशंस कैसे निकालते हैं वो भी हम सीखेंगे। उसके बाद जानेंगे कि हम कुछ फिजिकल क्वांटिटीज़ की कॉमन डायमेंशंस क्या क्या है, यानी कि चार पांच फिजिकल क्वांटिटीज़ की एक जैसी ही डायमेंशंस होती है, तो वो कौन कौन सी फिजिकल क्वांटिटीज़ है इसके बारे में जानेंगे। इसके बाद हम देखेंगे प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, यानी एक इक्वेशन में अलग अलग टर्म्स की डायमेंशंस कैसे सेम होती है। सिग्निफिकेंट नंबर्स के बारे में हम जानेंगे कि किसी नंबर में कौन सा वाला जीरो सिग्निफिकेंट है और कौन सा वाला नहीं है। इसके बाद हम देखेंगे स्क्रू गेज और वर्नियर कैलिपर्स टाइप के मेजरमेंट टूल्स के बारे में। एरर्स के बारे में जानेंगे। कोई भी हम मेजरमेंट करते हैं मेजरमेंट टूल से तो कुछ ना कुछ एरर ज़रूर आते हैं, उनको कैलकुलेट कैसे किया जाता है, ये सब हम इसमें सीखेंगे। चलिए जानते हैं फंडामेंटल यूनिट्स कौन कौन सी होती है। ये मेनली सात होती है। पहली होती है लेंथ, जिसकी बेस यूनिट होती है मीटर एम और इसकी डायमेंशन होती है एल। दूसरी वेट को मेज़र करने के लिए होती है मास, जिसकी बेस यूनिट होती है केजी और डायमेंशन होती है एम। तीसरी होती है टाइम, इसकी डायमेंशन टी होती है और बेस यूनिट होती है सेकंड का एस। चौथी होती है इलेक्ट्रिक करंट, की बेस यूनिट होती है ए फॉर एम्पियर और इसकी डायमेंशन होती है ए या आई। फोर्थ होती है टेम्परेचर, इसकी बेस यूनिट होती है केल्विन और इसकी डायमेंशन होती है के या थीटा। सिक्स होती है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, जिसको हम बेस यूनिट मोल में डिनोट करते हैं और इसकी डायमेंशन होती है एन या मोल। और सबसे लास्ट सेवंथ ल्यूमिनस इंटेंसिटी, लाइट की एक बेस यूनिट होती है जिसकी बेस यूनिट सी डी से डिनोट करते हैं, कैंडिला, और इसकी डायमेंशन होती है जे या सी डी। चलिए अब जानते हैं कि सप्लीमेंट्री यूनिट्स क्या होती है। ये सिर्फ दो होती है। एक कुछ स्पेसिफिक टाइप के मेजरमेंट्स के लिए होती है और दोनों एंगल से रिलेटेड होती है। 2D एंगल्स के लिए प्लेन एंगल होती है पहली। किसी भी प्लेन एंगल को हम एसआई यूनिट रेडियन में मेजर करते हैं, इसका सिंबल होता है आर ए डी। और दूसरा एंगल होता है सॉलिड एंगल, जिसको स्टेडियन से हम डिनोट करते हैं और इसका कोड होता है एस आर। किसी भी सॉलिड एंगल, मतलब कि किसी स्फेयर में एंगल हमें निकालना हो तो सॉलिड एंगल स्टेडियन में ही निकलता है। थर्ड होती है डिराइव्ड यूनिट्स। ये फंडामेंटल यूनिट से हम इसको डिराइव कर सकते हैं। इसके लिए हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं और जो भी इनका फॉर्मूला होता है वो फंडामेंटल यूनिट्स वाला ही होता है। जैसे कि एरिया है, एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ। स्पीड का होता है डिस्टेंस बाई टाइम। वेलोसिटी का होता है डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम। तो ये कुछ फॉर्मूले हैं, इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, इन सबको आपको याद करना होगा। कुछ और भी यहाँ पर दिए हुए हैं, जैसे फ्रिक्वेंसी का फॉर्मूला होता है सेकंड माइनस वन। फोर्स का होता है केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। प्रेशर का होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब न्यूटन का फॉर्मूला होता है केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर और प्रेशर का होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो हम ऊपर वाले केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर में एम स्क्वायर को डिवाइड कर देंगे तो प्रेशर का भी हमें फॉर्मूला पता लग जाएगा। इसी तरह एनर्जी का भी न्यूटन मीटर होता है और पावर का जूल बाई सेकंड होता है। ये सारे फॉर्मूले एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होते हैं, सबको आपको याद करना होगा क्योंकि हमें नेक्स्ट स्लाइड्स में डायमेंशन इनकी निकालनी होगी। उसके लिए फॉर्मूला याद होना बहुत ज़रूरी है। आपको 5-10 मिनट लगेंगे, इन सारे फॉर्मूलेस को आप याद कर सकते हैं, वो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। अब देखते हैं यूनिट सिस्टम कौन कौन से होते हैं। 3 यूनिट सिस्टम होते हैं। पहला होता है एफ। इसमें एफ का मतलब होता है फुट, पी का मतलब होता है पाउंड और एस का मतलब होता है सेकेंड। यानी कि आप लेंथ को फुट में मेज़र करते हैं, वेट को आप पाउंड में मेज़र करते हैं और टाइम को सेकंड में मेज़र करते हैं। ये बेसिकली ब्रिटिश लोगों ने बनाया था। दूसरा होता है सी जी एस,
ये बेसिकली जर्मन लोगों ने बनाया था। इसमें सी का मतलब होता है सेंटीमीटर, जी का मतलब होता है ग्राम और एस का मतलब होता है सेकंड। यानी लेंथ को आप सेंटीमीटर में मेज़र करते हैं, वेट को आप ग्राम में मेज़र करते हैं, और टाइम को सेकंड में मेज़र करते हैं। थर्ड वन होता है एम के एस। ये अमेरिकन यूनिट सिस्टम था। इसमें लेंथ को हम मीटर में मेज़र करते हैं, वेट को हम किलोग्राम में मेज़र करते हैं, और टाइम को सेकंड में मेज़र करते हैं। फोर्थ वन जो अब इंटरनेशनल सिस्टम है, जो वाइडली एक्सेप्टेड है, वो है एसआई सिस्टम। इसमें मेनली एम के सिस्टम को ही हमने एक्सेप्ट किया है, और इसमें सारी वैल्यूज मोस्टली एम के से ही ली जाती है। चलिए देखते हैं यूनिट कन्वर्जन कैसे करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं फिजिकल क्वांटिटी का फॉर्मूला है फिजिकल क्वांटिटी इक्वल टू न्यूमेरिकल वैल्यू एन टू यूनिट यू। अगर दो फिजिकल क्वांटिटी दे रखी हो और किसी एक की न्यूमेरिकल वैल्यू पूछी हो या यूनिट पूछी हो, तो हम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। फॉर्मूला है N1U1 इक्वल टू N2U2। यहाँ पर N1 और N2 जो है वो क्वांटिटी 1 और क्वांटिटी 2 की न्यूमेरिकल वैल्यूज़ है, और U1 और U2 जो है वो क्वांटिटी 1 और क्वांटिटी 2 की यूनिट्स है। चलिए एक प्रॉब्लम से इसको समझते हैं। एक प्रॉब्लम दे रखी है जिसमें एक क्वांटिटी की न्यूमेरिकल वैल्यू और उसकी यूनिट दे रखी है, और दूसरी की न्यूमेरिकल वैल्यू पूछी गई है, उसकी यूनिट दे रखी है। तो हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, चलिए देखते हैं। फॉर्मूला वही होगा हमारा N1U1 इक्वल टू N2U2, जिसमें N1 यहाँ दे रखा है 6.67 इंटू 10⁻⁻11। U1 दे रखा है न्यूटन मीटर स्क्वायर बाई केजी स्क्वायर। N2 हमें पता करना है, और U2 दे रखा है ग्राम CGS वाला। चलिए देखते हैं। सारी वैल्यूज़ को हम N1U1 इक्वल टू N2U2 की फॉर्म में रख देते हैं। तो यहाँ पर न्यूटन दे रखा है। न्यूटन का हमें फॉर्मूला पता है केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। इसको हम यहाँ पर रख देंगे और आगे सोल्व करेंगे। अब यहाँ पर केजी कट जाएंगे और मीटर वाले आपस में जुड़ जाएंगे। इस तरीके सोल्व करने पर हमें मीटर और केजी की सिंगल यूनिट्स आ जाएगी। इसके बाद हम देखेंगे कि मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया गया है और केजी को ग्राम में कन्वर्ट किया गया है। क्योंकि दूसरी साइड भी ग्राम और सेंटीमीटर ही है, तो हमें दोनों तरफ की यूनिट्स को सेम बनाना है। इसके लिए हमें कन्वर्जन करना पड़ेगा। तो हम लेफ़्ट साइड में कन्वर्ट कर रहे हैं। इस तरीके से हमें वैल्यू मिलती है 6.67 इंटू 10⁻⁻11। यही आंसर है। चलिए जानते हैं एसआई यूनिट्स के बारे में। यहाँ पर हम सारी एसआई यूनिट्स देख सकते हैं, बेस यूनिट्स की, डिराइव्ड यूनिट्स की, और यहाँ पर इसके अलावा फॉर्मूले भी दिए हुए हैं। इन सारे फॉर्मूलोज का आप याद करना है। साथ में 10 की पावर्स के कुछ नाम भी दे रखे हैं, जैसा कि 10⁻12 को हम टेरा बोलते हैं। टेरा एक्चुअली हिंदी में तेरह भी समझ सकते हैं, लेकिन तेरह से तेरह नहीं है, ये 12 है। तो 10⁻12। 10⁻9 को हम गीगा बोलते हैं। 10⁻6 को हम मेगा बोलते हैं। 10⁻3 को हम किलो बोलते हैं, जो कि मोस्टली यूज़ होता है। 10⁻2 को हेप्टो बोलते हैं। 10⁻1 को डेका बोलते हैं। इन सब के सिंबल्स और वैल्यूज़ भी साथ में दी हुई है। मोस्टली हमें किलो, सेंटी, मिली, माइक्रो, इन सब का ही यूज़ करना होता है। बाकी सब काम नहीं आती है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए। चलिए डायमेंशंस के बारे में जानते हैं। डायमेंशंस क्या होती है, इसकी डेफिनेशन है पावर्स टू विच फंडामेंटल क्वांटिटीज मस्ट बी रेज्ड टू रिप्रेजेंट दोज क्वांटिटीज। यानी कि फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए उनको उसकी पावर के रूप में यहाँ पर प्रेजेंट करते हैं। यानी कोई क्वांटिटी दो बार है तो उसको पावर दो के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। अब वो सातों कौन सी बेस्ट क्वांटिटीज़ होती है जिनको हम डायमेंशंस में यूज़ करते हैं, वो है लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सस्टेंस और ल्यूमिनस इंटेंसिटी। इन सब के कोड आप देख चुके हैं, डायमेंशंस भी आप देख चुके हैं। तो इनके बारे में हम जानेंगे ज़्यादा डायमेंशंस फार्मूला में। डायमेंशन फार्मूला रिप्रेजेंट्स फंडामेंटल क्वांटिटीज एज सिंबल्स एंड देयर पावर्स। इन सब के सिंबल्स आप देख ही चुके हैं सातों के। अब इनकी पावर की फॉर्म में हम बताएंगे कि ये कितनी बार उस फॉर्मूले में आता है। तो जो डायमेंशनल फार्मूला होता है उसको रिप्रेजेंट करते हैं हम Q इक्वल टू M की पावर A, L की पावर B, T की पावर C, K की पावर D। या फिर
यहाँ पर सिर्फ 4 फंडामेंटल यूनिट्स को ही हमने रिप्रेजेंट कर रखा है। बाकी सब भी अगर यूज़ होगी फॉर्मूले में तो उनको हम यहाँ शो कर सकते हैं, लेकिन ये 7 से ज़्यादा नहीं हो सकते हैं। मोस्टली 3 या 4 ही यूज़ होते हैं, ये 4 मैक्सिमम यूज़ होते हैं। इनकी पावर्स की फॉर्म में इनको हम डायमेंशन फार्मूला के नाम से जानते हैं। यहाँ पर क्यू फिजिकल क्वांटिटी है, एम मास की यूनिट है, एल लेंथ की यूनिट है, टी टाइम की यूनिट है और के टेम्परेचर केल्विन की यूनिट है। चलिए जानते हैं हम कुछ फेमस डिराइव्ड यूनिट्स की डायमेंशन फार्मूला क्या है। तो एरिया का फॉर्मूला जिसे हम जानते हैं कि लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है, यानी कि एल इंटू एल। अगर हम लेंथ की फॉर्म में इसको लिखेंगे तो ये एल की पावर 2 हो जाएगा। इसमें मास नहीं है तो मास 0 होगा, टाइम नहीं है तो टाइम 0 होगा। मोस्टली हम 3 कोड ही लेते हैं डायमेंशन फॉर्मूला में, एम एल और टी। तो इसलिए हम इसका फॉर्मूला होगा m0 L2 T0। इसी तरह स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस बाई टाइम। तो डिस्टेंस लेंथ की एक क्वांटिटी है, तो लेंथ बाई टाइम यानी L बाई टी, यानी कि L1T-1। वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम। ये सेम होता है स्पीड के जैसा ही, तो इसकी यूनिट भी सेम है, डायमेंशन फॉर्मूला भी सेम है। एक्सीलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी बाई टाइम, यानी कि v बाई टी। तो जो v का फॉर्मूला आया है उसमें टाइम को डिवाइड कर देंगे तो L1T-2 आ जाएगा। इसी तरह लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इंटू वेलोसिटी। यहाँ पर मास पहली बार आया तो m1 है। वेलोसिटी का फॉर्मूला आपने ऊपर देखा है L1T-1। तीनों को एक साथ लिख देंगे m1 L1T-1। अब सबसे इम्पोर्टेंट फॉर्मूला आता है फोर्स का, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि बाकी के कई सारे फार्मूलेज में, इम्पोर्टेंट फार्मूलेज में इसका इस्तेमाल होता है। तो फोर्स का फॉर्मूला हम जानते हैं मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। मास यानी कि m1 वेट की एक यूनिट है, और एक्सेलरेशन का आप देख चुके हैं वेलोसिटी बाई टाइम होता है, यानी कि L1T-2 होता है। तो तीनों को एक साथ लिखेंगे m1 L1T-2। अब वर्क का फॉर्मूला देखें तो इसमें फोर्स आ गया, फोर्स इंटू डिस्टेंस। और एनर्जी की जो यूनिट होती है वर्क के बराबर होती है, यानी कि ये भी फोर्स इंटू डिस्टेंस मान सकते हैं। तो इन सब की यूनिट सेम है, इनका सबका डायमेंशनल फॉर्मूला सेम है, m1 L1T-2 ही है। तो ये इनका कॉमन डायमेंशनल फॉर्मूला है। इसी तरह प्रेशर फोर्स बाई एरिया होता है, और पावर जो होती है वर्क बाई टाइम होता है। तो स्टार्टिंग से लास्ट तक आप देख सकते हैं कि एक दूसरे से सारे फॉर्मूले इंटर रिलेटेड है। तो इन डायमेंशन फार्मूला निकालना कोई मुश्किल काम नहीं है। अगर हमें कोई एक फार्मूला पता हो तो दूसरा उससे अपने आप निकल जा रहा है। और सबसे इम्पोर्टेंट फार्मूला है फोर्स का फार्मूला, जो है m1 L1T-2। इसको आप याद करके ही रख लें, क्योंकि बाकी सब फार्मूले में ये डायमेंशन आ जाएगी तो उनका भी डायमेंशनल फार्मूला अपने आप निकल जाएगा। चलिए कुछ और फार्मूले देखते हैं। यहाँ पर टेम्परेचर का K1 होता है, क्योंकि इसमें फंडामेंटल यूनिट टेम्परेचर की है और बाकी कोई नहीं है। अब कुछ क्वांटिटीज डायमेंशन लेस भी होती है, जिनका फॉर्मूला ऑब्वियसली m0 L0 T0 होगा। वो कौन कौन सी डायमेंशन लेस क्वांटिटीज होती है, चलिए उनके बारे में जानते हैं। सबसे पहली है स्ट्रेन, ये रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, रिलेटिव डेंसिटी, एंगल, सॉलिड एंगल, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट, फेज, पॉइजंस रेशियो, पाई, रिलेटिव परमिएबिलिटी, रिलेटिव परमिटिविटी, डिस्टेंस ग्रेडियंस, रेनॉल्ड्स नंबर, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, मैकेनिकल इक्विवेलेंस ऑफ हीट, इलेक्ट्रिकल स्टेबिलिटी, यूलर्स नंबर और अवोगाड्रोस नंबर। ये आपको कहीं पर भी दिखाई नहीं देगा, ये हम ही बता रहे हैं आपको इतनी सारी डायमेंशन लेस क्वांटिटीज़ के बारे में। इन सबको याद करने के लिए आप कोई फॉर्मूला बना सकते हैं। कुछ फिजिकल क्वांटिटीज़ के कॉमन डायमेंशंस भी होती है, यानी कि 4-5 बेसिक क्वांटिटीज़ होती है जिनका एक ही डायमेंशन होता है। तो चलिए जानते हैं वो कौन कौन सी है। पहली है फोर्स, थर्स्ट, वेट, टेंशन, एनर्जी ग्रेडियंट। ये जो 5 यूनिट्स है इन सब का डायमेंशन फॉर्मूला एक ही होता है, m1 L1T-1। इसको आप शॉर्ट में फोर्थ V10 EG इससे याद कर सकते हैं। FOR का मतलब फोर्स है, यहाँ पर TH का मतलब थ्रस्ट है, WE का मतलब वेट है, 10 का मतलब टेंशन है, और EG का मतलब एनर्जी ग्रेडियंट है। इसी तरीके से कुछ और कॉमन क्वांटिटीज़ होती है जिनका एक कॉमन डायमेंशन होती है, जैसे कि टॉर्क, एनर्जी, वर्क,
मोमेंट ऑफ एफ, के ई यानी काइनेटिक एनर्जी, इंटरनल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। इन सबको याद करने के लिए भी आप एक कुछ जुमला बना सकते हैं, जैसे यहाँ पर बनाया हुआ है, तेवर मोम के इतने पोते। यहाँ पर टी का मतलब होगा टॉर्क और एनर्जी, और वॉर का मतलब होगा वर्क, मोम का मतलब होता है मोमेंट ऑफ एफ, और के का मतलब होगा काइनेटिक एनर्जी, इतने का फॉर्मूले का मतलब होगा इंटरनल एनर्जी, और पोते का मतलब होगा पोटेंशियल एनर्जी। तो इस तरीके से आप इनको याद करने का कोई भी एक तरीका ढूंढ सकते हैं, जैसा कि मैंने यहाँ पर आपको बताया, आप अपना भी बना सकते हैं। चलिए कुछ और कॉमन डायमेंशन देखते हैं। प्लांक कोफिशिएंट, एंगुलर मोमेंटम, इम्पल्स और लीनियर मोमेंटम, इन चारों की डायमेंशन m1 l2 t-1 होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो याद करने के लिए तरीका है PAIL, सबका एक अल्फ़ाबेट लिया हुआ है और एक ये याद करने का तरीका बनाया हुआ है। एक्सीलरेशन की हम जानते हैं, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है, यानी कि m0 l1 t-2, यही जी की भी होती है और यही ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी की भी होती है। अब कुछ फॉर्मूले सेम आ रहे हैं कॉमन, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। प्रेशर की हमें सबको पता है, फोर्स बाय एरिया होता है, एरिया के लिए आप एल स्क्वायर मान सकते हैं, और फोर्स की आप केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जानते ही हैं, तो उससे आप प्रेशर की यूनिट निकाल सकते हैं। लेकिन प्रेशर के साथ साथ और कौन सी फिजिकल क्वांटिटीज़ है जिनकी सबकी डायमेंशन सेम होती है, चलिए जानते हैं। प्रेशर के साथ आता है स्ट्रेस, यंग्स मॉड्यूलस, शियर मॉड्यूलस, मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी, एनर्जी डेंसिटी, यानी कि ये 7 यूनिट हैं, 7 फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, इन सब की डायमेंशन m1 l-1 t-2 होती है। तो याद करने का भी कोई तरीका आप बना सकते हैं, जैसा मैंने बनाया यहाँ, प्रेस, स्ट्रेस, यंग, बुल, शियर, मोड एंड। अगर आप 10-15 बार इन सिंगल को बोलेंगे तो आपको याद हो जाएगा। प्रेस प्रेशर के लिए, स्ट्रेस स्ट्रेस के लिए, यंग मॉड्यूलस के लिए, बुल बल्क मॉड्यूलस के लिए, शियर मॉड्यूलस के लिए, मोड एंड मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी और एनर्जी डेंसिटी के लिए। इस तरीके से कुछ और कॉमन डायमेंशंस होती है, जैसे कि सरफेस टेंशन की m1 l0 t-2, और फ्री सरफेस एनर्जी यानी कि एनर्जी पर यूनिट एरिया, उसकी भी सेम होती है। फोर्स ग्रेडियंट की भी सेम होती है, स्प्रिंग कांस्टेंट की भी सेम होती है। इसके लिए आप कोई जिंगल बना सकते हैं अपने आप, ट्राई करिए। इसी तरह फ्रिक्वेंसी की होती है m0 l0 t-1, यानी कि 1/सेकेंड, इसकी कॉमन यूनिट है। एंगुलर फ्रिक्वेंसी की भी सेम होती है, एंगुलर वेलोसिटी की भी सेम होती है, वेलोसिटी ग्रेडियंट की भी सेम होती है, और रेडियो एक्टिविटी की भी सेम होती है, यानी t-1। इन पांचों फिजिकल क्वांटिटीज़ की सेम डायमेंशन होती है। चलिए कुछ और जानते हैं। लेटेंट हीट, तो m0 l2 t-2 इसकी यूनिट होती है, इसकी जैसी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की भी सेम होती है, पावर की भी। अब पावर की यूनिट होती है m1 l2 t-3, पावर की जैसी VI/IR या V/R जो फॉर्मूला होता है, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में आप पढ़ेंगे इसको। इसी तरह टाइम की आप जानते हैं T1 होगी, तो L/G, M/K, L/R, RC या LC, ये इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में आपके फॉर्मूले आएंगे, इन सब की T1 ही होती है। अब थर्मल कैपेसिटी, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट और एंट्रोपी, इन तीनों की डायमेंशन सेम होती है m1 l2 t-2 के -1। ये तीनों भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तीनों को याद करना चाहिए। इसी तरह हम वर्क की देख चुके हैं पहले ही, टॉर्क, इंटरनल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। और इसके अलावा ये जो फॉर्मूले हैं Q/C, Li/Qv, Vc/IRT, VIT, VT/R, PV/RT, इन सब की भी सेम होती है m1 l2 t-2। कभी कभी पूछ लेते हैं क्वेश्चन पेपर में कि PV या इक्वल टू RT, इन सब की डायमेंशन क्या है, तो आपको बताना है m1 l2 t-2। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला देख लेते हैं डायमेंशन निकालने के लिए। वेलोसिटी का आप जानते हैं मीटर पर सेकंड होता है, डायमेंशन बनेगी l1 t-1। एक्सीलरेशन का मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, यानी कि l1 t-2। फोर्स का होता है ma, यानी कि यहाँ पर m1 आ गया है, a का आपको पता ही है l1 t-2। तो आपको ये सब फॉर्मूले याद रखने हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, इन सबको आपको याद करना जरूर चाहिए। वर्क की FD होती है, जो कि एनर्जी की भी होती है। प्रेशर की F/A, फोर्स बाई एरिया होती है। पावर वर्क बाई टाइम है, वर्क आपकी देख चुके हैं, वर्क एनर्जी की सेम होती है FD। तो FD बाई टाइम से आप इसकी भी डायमेंशन निकाल सकते हैं।
इम्पल्स की फोर्स इंटू टाइम होती है। फोर्स की डायमेंशन को आप T1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसकी भी डायमेंशन आ जाएगी। इसी तरीके से इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर्स में चार्ज की यूनिट, चार्ज का फॉर्मूला आप देख सकते हैं, करंट इंटू टाइम यानी A1T1। A4 एम्पियर होता है, जो करंट को हम A1 यूनिट से डिनोट करेंगे डायमेंशन से। वोल्टेज जो होता है वर्क बाई चार्ज होता है, वर्क की आपको पता है FD होती है, तो उसकी डायमेंशन यहाँ रख देंगे और चार्ज की A1T1 नीचे डिवाइड कर देंगे तो वोल्टेज की भी आ जाएगी डायमेंशन। इसी तरीके रेजिस्टेंस की भी आप निकाल सकते हैं वोल्टेज बाई करंट से। करंट की आपको पता है A1 होती है और वोल्टेज की आपने ऊपर से की वर्क बाई चार्ज से। कैपेसिटेंस की Q बाई V होती है, Q चार्ज होता है और V वोल्टेज होता है। इसी तरह कंडक्टिविटी की भी आप निकाल सकते हैं, रेजिस्टेंस इंटू एरिया अपन लेंथ होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड की आप F/Q से निकाल सकते हैं। एफ की आपको निकालना आता ही है kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि आपने अभी ऊपर देखी है A1T1। तो इस तरीके से डिवाइड करने पर जो डायमेंशन आएगी वो इलेक्ट्रिक फील्ड की होगी। इलेक्ट्रिक फ्लक्स की आप निकाल सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड को जस्ट एरिया से मल्टीप्लाई करना है। मैग्नेटिक फील्ड की भी आप निकाल सकते हैं, फोर्स को डिवाइड करना है करंट इंटू लेंथ से। इंडक्टेंस की भी इसी तरीके से आप मैग्नेटिक फील्ड को एम्पियर से डिवाइड करके निकाल सकते हैं। तो ये सारी मोस्ट इम्पोर्टेंट डायमेंशंस है, उनके फॉर्मूले हैं जो आपको डेफिनेटली याद करने चाहिए। 10-15 मिनट इनको अगर बार बार देखेंगे या बार बार बोलेंगे तो ये सब आपको याद हो जाएंगे। चलिए जानते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या होता है। एन इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट इफ डायमेंशंस ऑफ ईच टर्म्स ऑफ बोथ साइड्स आर सेम। अगर फॉर्मूले की बनी कोई इक्वेशन हो, मान लीजिए यहाँ पर A+B=C कोई इक्वेशन है, तो ए की डायमेंशन, बी की डायमेंशन और सी की डायमेंशन, तीनों की डायमेंशन सेम होगी। बस इतना ही ये प्रिंसिपल बताता है। जैसे कि एग्जाम्पल हम लेते हैं V=U+AT। यहाँ पर V की डायमेंशन, U की डायमेंशन और AT की डायमेंशन, तीनों की डायमेंशन सेम होगी, जो कि होगी L1T-1। चलिए कुछ प्रॉब्लम्स लेते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी पे। एक इक्वेशन दे रखी है 12mv² mg है। इसको चेक करना है कि डायमेंशनली ये करेक्ट है कि नहीं है। चलिए कर लेते हैं। तो m की हमने डायमेंशन लिख दी M1, V² यानी कि V जो होता है L1T-1 मीटर पर सेकेंड, उसकी पावर 2 हमने यहाँ पर लिख दी है, इक्वल टू यहाँ पर mgh में m की M1, g की हमने लिख दी है जो एक्सेलरेशन और ग्रेविटी सेम होती है L1T-2, और h की लिख दी है जो हाइट की होगी L1। तो इस तरीके से हम देखेंगे कि इधर लेफ्ट साइड में आ जाएगा M1L2T-2 और राइट साइड में आ जाएगा M1L2T-2, यानी कि दोनों सेम है। चलिए प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी पर एक और प्रॉब्लम लेते हैं। इक्वेशन दी हुई है x=AT+BT²। x यहाँ डिस्टेंस है, t यहाँ टाइम है, और हमें डायमेंशन निकालनी है b की। तो यहाँ पर डिस्टेंस और टाइम की हम डायमेंशंस रख देंगे इक्वेशन में, तो आएगा L1=AT1+BT² BT2। अब यहाँ हम देख सकते हैं कि हर जो टर्म होती है वो इक्वल होगी प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के अकॉर्डिंग। तो हम L1=AT1 रख देंगे और यहाँ से हम A1 की वैल्यू निकाल लेंगे L1/T1 यानी कि L1T-1। इसी तरीके से हम प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के अकॉर्डिंग L1 को BT2 के इक्वल रख देंगे और इस तरीके से हम B की वैल्यू निकाल लेंगे L1/T2 यानी कि L1T-2। चलिए प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी पर एक और प्रॉब्लम लेते हैं। इसमें हम किसी फिजिकल क्वांटिटी का फॉर्मूला डिराइव करना सीखेंगे। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, डिराइव द रिलेशन फॉर सेंट्रीपिटल फोर्स यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस व्हेन सेंट्रीपिटल फोर्स डिपेंड्स अपॉन रेडियस, वेलोसिटी एंड मास ऑफ द बॉडी। यानी कि यहाँ पर हमें सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला डिराइव करना है, जो कि डिपेंड करता है रेडियस, वेलोसिटी और मास ऑफ द बॉडी पर। चलिए देखते हैं, रिलेशनशिप फॉर्म कर लेते हैं। फोर्स डिपेंड कर रहा है मास, वेलोसिटी और रेडियस पर, तो इन सब की हम कुछ पावर्स मान लेंगे कांस्टेंट की फॉर्म में ABC। तो F=, एक K कांस्टेंट आ जाएगा और M में BB और RCB रहेगा साथ में। इस तरीके से हम फोर्स, मास, वेलोसिटी और रेडियस की डायमेंशंस रख देंगे, क्योंकि हमें सबको पता है कि फोर्स की M1 L/T-2, मास की M1 होती है, वेलोसिटी डिस्टेंस बाई टाइम यानी कि L1T-1 होता है, और रेडियस लेंथ ही होती है तो L1 होता है। आगे हमारी डायमेंशन सॉल्व होगी तो m की पावर a हो जाएगी, l की पावर b हो जाएगी, t की पावर -b और l की पावर c। तो हम
एम की पावर्स को एक साथ रख देंगे, एल की पावर्स को एक साथ ऐड हो जाएगी, टी की पावर्स एक साथ रख देंगे। तो इस तरीके से हम लेफ्ट और राइट साइड की पावर्स को कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पर एम की पावर ए है और एम की पावर लेफ्ट साइड में 1 है, तो ए की वैल्यू 1 आ गई। इसी तरह एल की पावर बी प्लस सी है राइट साइड में और लेफ्ट साइड में 1 है, तो बी प्लस सी इक्वल टू 1 आ गया। इसी तरह टी की पावर माइनस बी है और लेफ्ट साइड में -2 है, तो बी की पावर 2 आ जाएगी। बी की पावर 2 को बीच वाली इक्वेशन में रखेंगे तो सी की वैल्यू -1 आ जाएगी। तो ए और बी सी की वैल्यू को हम वापस से ऊपर वाले फॉर्मूले में रख देंगे, तो इक्वेशन आ जाएगी एफ इक्वल टू के एम वन वी टू R-1। R-1 है तो आर को नीचे ले आएंगे हम, और के की वैल्यू यहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स के केस में नॉर्मली 1 होती है। तो इस तरीके से फॉर्मूला आ जाएगा एफ इक्वल टू mv²/r, जो कि सेंट्रीपिटल फोर्स का एक फॉर्मूला होता भी है। चलिए जानते हैं डायमेंशन एनालिसिस की लिमिटेशंस क्या है। तो पहली लिमिटेशन ये है कि न्यूमेरिकल कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू हम इससे पता नहीं कर सकते हैं। जैसे कि के कांस्टेंट के फॉर्म में 2 पाई आएगा कि 1/2 आएगा, ये हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं। दूसरी लिमिटेशन है कि नॉन एल्जेब्रिक फंक्शंस जो होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक या फिर लॉगरिथमिक या एक्सपोनेंशियल फंक्शन, उन पर हम डायमेंशन एनालिसिस को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तीसरी लिमिटेशन है कि डायमेंशन एनालिसिस क्वांटिटी नेचर को इग्नोर करता है, यानी कि वो क्वांटिटी स्केलर है या वेक्टर ये नहीं बता पाता। फोर्थ है कि ये अगर किसी इक्वेशन में 3 से ज़्यादा वेरिएबल हो तो डायमेंशन एनालिसिस फेल हो जाता है। सबसे लास्ट, अगर इक्वेशन में एडिशन और सब्ट्रैक्शन है तो हम इसको डायमेंशन एनालिसिस से पता नहीं कर सकते हैं। चलिए जानते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स किनको बोलते हैं। सिग्निफिकेंट फिगर्स का मतलब होता है मीनिंगफुल फिगर्स, यानी कोई अगर नंबर दिया हो तो उसमें कुछ मीनिंगफुल फिगर्स होते हैं और कुछ यूजलेस फिगर्स होते हैं। यूजलेस फिगर्स को हम हटा देते हैं, काउंट नहीं करते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर्स को काउंट करते हैं। डेफिनेशन है नंबर्स दैट कैरी मीनिंग एंड कंट्रीब्यूट्स टू मेजरमेंट एक्यूरेसी। जैसे कि एग्जांपल हम लेते हैं 12.5, इसमें 3 सिग्निफिकेंट नंबर्स हैं। दूसरा एग्जांपल लेते हैं 0.00025, इसमें जो ये लीडिंग जीरोज हैं इनका कोई मतलब नहीं है, यूजलेस हैं, और मीनिंगफुल सिग्निफिकेंट फिगर्स इसमें 2 ही हैं। चलिए सिग्निफिकेंट फिगर्स के कुछ रूल्स देख लेते हैं। पहला रूल है ऑल नॉन जीरो नंबर्स आर सिग्निफिकेंट, यानी जहाँ भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आए तो उनको सिग्निफिकेंट नंबर ही माना जाएगा। दूसरा रूल है जीरोज बिटवीन नॉन जीरो नंबर्स आर सिग्निफिकेंट, यानी 1 2 3 4 के बीच में कहीं जीरो आ जाए तो उसको सिग्निफिकेंट ही माना जाएगा। जैसे कि एग्जाम्पल 102, इसमें बीच में जीरो आ रहा है इसलिए यहाँ पर 3 सिग्निफिकेंट नंबर्स हैं। थर्ड रूल है लीडिंग जीरोज बिफोर ए सिग्निफिकेंट नंबर आर नॉन सिग्निफिकेंट, यानी आगे आए जो जीरो उनकी कोई वैल्यू नहीं होती है। जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल है 0.00205, यहाँ पर शुरू के 3 जीरो को हम इग्नोर कर देंगे और 2 से लेकर के जो 5 तक है तो 3 ही सिग्निफिकेंट नंबर्स हैं। चौथा रूल है ट्रेलिंग जीरोज विदाउट डेसिमल्स आर नॉन सिग्निफिकेंट, यानी कोई नॉन डेसिमल नंबर दिया हुआ हो तो उसमें ट्रेलिंग जीरोज को भी नॉन सिग्निफिकेंट माना जाता है। जैसे कि यहाँ एग्जाम्पल में दे रखा है 20500, यहाँ पर लास्ट के 00 को काउंट नहीं किया गया है इसलिए यहाँ पर 3 ही सिग्निफिकेंट नंबर्स हैं। अगला रूल है जीरोज आफ्टर डेसिमल्स आर सिग्निफिकेंट, अगर किसी नंबर की वैल्यू 1 से ज़्यादा हो, यानी कि होल नंबर में 1 या उससे ज़्यादा आ रहा हो और डेसिमल्स में जीरो आ रहे हो तो वो सिग्निफिकेंट माने जाएंगे। जैसे कि एग्जांपल है 12.00, यहाँ पर ये वैल्यू 12 1 से ज़्यादा है तो टोटल लास्ट वाले दोनों जीरो को भी काउंट किया जाएगा, यानी कि इसमें 4 सिग्निफिकेंट नंबर्स हैं। अगला रूल है एग्जैक्ट नंबर्स है इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट नंबर्स, यानी कहीं पर हमारा एग्जैक्ट नंबर वैल्यू आ रही हो 7 जैसे यहाँ पर आया है तो 7 को हम 7.0000 ऐसे इन्फिनिटी तक लिख सकते हैं, इसका मतलब है कि इसमें इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट नंबर्स हैं। अगला रूल है पावर्स ऑफ 10 आर नॉन सिग्निफिकेंट, यानी किसी वैल्यू में अगर 10 की पावर कुछ से मल्टीप्लाई हो रखा हो तो उस पूरे 10 की पावर को हम इग्नोर कर देंगे। यहाँ पर एग्जांपल हम देख सकते हैं 2.03 इंटू 10 की पावर 6 है तो 10 की पावर 6 को हम इग्नोर कर देंगे, यानी कि इसमें 3 सिग्निफिकेंट नंबर्स हैं। चलिए एक प्रॉब्लम रहते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स पर। फाइंड आउट द सिग्निफिकेंट नंबर्स ऑफ फॉलोइंग, तो हम पहले को सॉल्व करते हैं। देखते हैं इसमें कि जो लीडिंग जीरोज हैं, क्योंकि ये नंबर जीरो से छोटा है
तो लीडिंग तीनों जीरो को हम इग्नोर कर देंगे और इसमें तीन ही सिग्निफिकेंट नंबर्स हमें मिलेंगे जो कि है 502। अब सेकंड एग्जांपल में हम देखते हैं कि यहाँ पर वैल्यू जीरो से बड़ी है, यानी कि 1.00050, सभी जीरोस को भी काउंट करेंगे। इसका मतलब है यहाँ पर सिक्स सिग्निफिकेंट नंबर्स हैं। तीसरे क्वेश्चन में हम देखते हैं कि यहाँ पर वैल्यू वन से ज़्यादा है, 230 है। इसका मतलब डेसिमल के बाद वाले सारे जीरो भी काउंट करेंगे और यहाँ पर सिक्स सिग्निफिकेंट नंबर्स हैं। लास्ट वाले हम देखते हैं 2.500 इंटू 10⁴ है। तो यहाँ पर वैल्यू वन से ज़्यादा है, लेकिन 10⁴ को हम इग्नोर कर देंगे और 2.500 को ही मानेंगे। तो इसमें फोर सिग्निफिकेंट नंबर्स हैं। चलिए जानते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स को हम कैसे राउंड ऑफ करते हैं। मान लीजिए कोई नंबर दिया हुआ है 12.246, इसको थ्री सिग्निफिकेंट नंबर्स तक राउंड ऑफ करना हो तो इसमें हम देख सकते हैं कि थ्री सिग्निफिकेंट नंबर्स 12.2 में तीनों आ जाते हैं। नेक्स्ट नंबर है 4 जो कि 5 से छोटा होता है, इसलिए 46 को हम इग्नोर कर देंगे और हमारा नंबर आ जाएगा 12.2 ओनली। इसी तरह अगर कोई नंबर दिया हो 12.266 और उसको राउंड ऑफ करना हो थ्री सिग्निफिकेंट नंबर्स तक, तो थ्री सिग्निफिकेंट नंबर्स हमारे 12.2 है, उसके नेक्स्ट नंबर 6 है जो कि 5 से बड़ा होता है, इसलिए जो 2 को हम 3 कर देंगे तो हमारा आंसर होगा 12.3। इसी तरह हम अगर देख सकते हैं कि अगर कोई नंबर दिया हो 12.256, इसको थ्री सिग्निफिकेंट नंबर्स तक राउंड ऑफ करना हो तो थ्री सिग्निफिकेंट नंबर्स इसमें 12.2 है, नेक्स्ट नंबर 5 है। अब यहाँ पर दो कंडीशन हो सकती है। एक कंडीशन ये है कि 5 से पहले अगर इवन नंबर हो तो हम 5 6 को इग्नोर कर देंगे और ओड नंबर हो तो हम 2 में +1 कर देंगे। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 5 से पहले इवन नंबर आ रहा है जो कि 2 है, इसलिए हम इसको इग्नोर कर देंगे और आंसर 12.2 ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देखते हैं कि 12.356 दिया हुआ है, इसको राउंड ऑफ करना है हमें थ्री सिग्निफिकेंट नंबर्स तक। तो हम देख सकते हैं थ्री सिग्निफिकेंट नंबर्स तो 12.3 है, नेक्स्ट नंबर 5 है। अब 5 आ रहा है तो यहाँ पर हम देखेंगे कि उससे पहले 3 आ रहा है। 3 एक ऑड नंबर होता है, इसलिए यहाँ पर 3 में +1 कर देंगे हम और हमारा आंसर आ जाएगा 12.4। चलिए सिग्निफिकेंट नंबर्स के राउंडिंग ऑफ पर एक और प्रॉब्लम लेते हैं। फाइंड आउट द सिग्निफिकेंट नंबर्स राउंडेड ऑफ अप टू थ्री सिग्निफिकेंट नंबर्स। तो यहाँ पर हमें चार क्वेश्चन दिए हुए हैं, इनको राउंड ऑफ करना है थ्री सिग्निफिकेंट नंबर्स तक। तो पहले क्वेश्चन में हम देख सकते हैं कि सिग्निफिकेंट नंबर 5 से स्टार्ट हो रहे हैं और 520 तीन ही सिग्निफिकेंट नंबर्स हैं। इसका नेक्स्ट नंबर है 7 जो कि 5 से बड़ा होता है, इसलिए जीरो को हम 1 बना देंगे तो सिग्निफिकेंट नंबर आ जाएगा 0.00521। सेकंड क्वेश्चन में हम देख सकते हैं कि थ्री सिग्निफिकेंट नंबर्स 5 और 3 ही है। नेक्स्ट नंबर डेसिमल के बाद 4 है, 4 क्योंकि 5 से छोटा होता है तो इन पूरे तीनों नंबर को हम डेसिमल के बाद जो भी हैं उनको इग्नोर कर देंगे और आंसर आएगा 543। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन में 1.9999, इसके अंदर 1.99 ही थ्री सिग्निफिकेंट नंबर्स हैं। नेक्स्ट 9 है, 9 5 से बड़ा होता है तो ये 1 ऐड कर देंगे 9 के अंदर ब्लू वाले में तो वो जीरो हो जाएगा। उसके अंदर 1 ऐड कर देंगे नेक्स्ट वाले में तो वो जीरो हो जाएगा और 1 में 1 ऐड हो जाएगा, यानी कि फाइनल आंसर हमारा 2.00 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देख सकते हैं 5.085 में तीन सिग्निफिकेंट नंबर 5.08 है, नेक्स्ट नंबर 5 है। 5 से पहले एक इवन नंबर आ रहा है, इसलिए हम 5 को इग्नोर कर देंगे और आंसर होगा 5.08। चलिए सिग्निफिकेंट फिगर्स पर कुछ ऑपरेशंस देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे एडिशन और सब्ट्रैक्शन। अगर हमें कोई दो सिग्निफिकेंट नंबर दिए हुए हों तो जो रिजल्ट होगा उसमें उतने ही डेसिमल होंगे जो सबसे छोटे वाले सिग्निफिकेंट नंबर में होंगे। इसको हम एग्जांपल से समझते हैं। एग्जांपल दिया हुआ है 1.235 में ऐड करना है 1.4। अब यहाँ हमें देखना है सबसे छोटा वाला सिग्निफिकेंट नंबर 1.4 है, जिसमें डेसिमल के बाद 1 प्लस तक ही एक नंबर है। तो हम इसको ऐड करेंगे। सबसे पहले एडिशन करने पर 2.635 आया। अब इसमें हमें ये देखना है कि दो सिग्निफिकेंट नंबर 2.6 ही है, नेक्स्ट नंबर 3 है। 3 छोटा होता है 5 से, इसलिए 3 और 5 को हम इग्नोर कर देंगे, आंसर आएगा 2.6। दूसरा सब्ट्रैक्शन का हम देखते हैं 4.585 दिया हुआ है, इसमें से 3.2 को माइनस करना है। 3.2 एक छोटा सिग्निफिकेंट नंबर है, यानी रिजल्ट भी हमारा दो सिग्निफिकेंट नंबर वाला ही आएगा। तो हम दोनों को माइनस करके देखते हैं, वैल्यू आती है 1.385, जिसमें से 1.3 हमारे काम किए सिग्निफिकेंट नंबर्स हैं रिजल्ट के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट नंबर है 8, 8 5 से बड़ा होता है, इसलिए 3 में +1 कर देंगे तो राउंड ऑफ हमारा 1.4 हो जाएगा।
मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में थोड़ा अलग होता है। इसमें जो रिजल्ट आएगा वो उसमें उतने ही सिग्निफिकेंट नंबर्स होते हैं जितने कि लीस्ट सिग्निफिकेंट नंबर में होते हैं। यानी कि सबसे छोटा वाला यहाँ भी देखा जाएगा और उसमें उतने ही सिग्निफिकेंट नंबर होंगे रिजल्ट में जितना सबसे छोटे वाले सिग्निफिकेंट नंबर में होते हैं। एग्जाम्पल से हम देखते हैं 3.3 को मल्टीप्लाई करना 1.45 से। यहाँ छोटा वाला सिग्निफिकेंट नंबर 3.3 है, इसलिए जब हमारा आंसर आएगा 4.785 तो 4.785 में हमें 4.7 को ही काउंट करना है। अब नेक्स्ट नंबर भी देखना है राउंड ऑफ के लिए, वो 8 है, 8 से पहले 7 है, तो जो 8 5 से बड़ा होता है इसलिए 7 में +1 कर देंगे तो आंसर 4.8 आएगा। इसी तरह अगर 3.3 को अगर 1.45 से डिवाइड करना हो तो वैल्यू आएगी 2.27586207। अब इसको हमें 3.3 के अकॉर्डिंग ही आंसर को लाना है, तो 2.2 को हमें देखना होगा। उसके नेक्स्ट नंबर 7 है, 7 क्योंकि 5 से बड़ा होता है इसलिए 2.2 में +1 ऐड हो जाएगा तो 2.3 हो जाएगा। चलिए जानते हैं लीस्ट काउंट क्या होता है। लीस्ट काउंट किसी भी इंस्ट्रूमेंट का वो छोटे से छोटा मेजरमेंट होता है जो एक्यूरेसी के साथ निकाला जाता है। स्मॉलेस्ट मेजरमेंट दैट एन इंस्ट्रूमेंट कैन प्रोवाइड विद एक्यूरेसी। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं हम, रूलर में 1 सेंटीमीटर के अंदर 10 डिवीजन होते हैं, यानी कि वो 1 mm एक्यूरेसी तक आपको मेजरमेंट दे पाता है, तो उसका लीस्ट काउंट 1 mm है। जैसा कि आप देख सकते हैं 1 सेंटीमीटर में 10 डिवीजन बनाए होते हैं किसी भी स्केल में, रूलर में, तो उसका लीस्ट काउंट 1 mm होगा। चलिए जानते हैं मेजरमेंट टूल्स के बारे में। पहला मेजरमेंट टूल है स्क्रू गेज। किसी भी पतले तार या पतली शीट के डायमीटर, रेडियस या थिकनेस को हम प्रिसाइजली मेजर करने के लिए स्क्रू गेज को यूज़ करते हैं। इसका आप डायग्राम देख सकते हैं। इसमें मेन स्केल होता है, पिच स्केल, और एक सर्कुलर स्केल भी होता है जो में आपको प्रिसाइज मेजरमेंट देता है। वायर को हम स्टड और स्क्रू के बीच में रखते हैं और इसको टाइट करते जाते हैं, व्हील को घुमाते जाते हैं। चलिए स्क्रू गेज से रिलेटेड कुछ फॉर्मूले देखते हैं। स्क्रू गेज का जो पिच होता है वो डिस्टेंस मूव्ड बाय स्क्रू डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ रोटेशंस पर होता है। यानी इसके स्क्रू को जब हम घुमाते हैं तो वो कितनी उसने डिस्टेंस कवर की पिच स्केल पर, उसको हम डिवाइड करते हैं नंबर ऑफ रोटेशंस, कितने रोटेट हमें उसको करना पड़ा स्क्रू को। इसी तरह इसका लीस्ट काउंट भी निकालते हैं जो होता है पिच डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल। सर्कुलर स्केल पर 100 डिवीजन्स होते हैं, इसके लीस्ट काउंट हम आप इसका निकाल सकते हैं जो कि होगा 1/100 यानी कि 0.01 mm। अगर नंबर ऑफ मेजरमेंट को हम बढ़ाते जाएं तो जो एरर्स आते हैं वो कम होते जाते हैं। सेकंड मेजरमेंट टूल है वर्नियर कैलिपर्स। ये और भी ज़्यादा हाई एक्यूरेसी के साथ किसी चीज़ के इंटरनल और एक्सटर्नल डायमेंशंस को मेज़र करता है। जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं, इसमें दो जॉज होते हैं, इनको हम आउटर डायमेंशंस को मेज़र करने के लिए यूज़ करते हैं, और नीचे वाले जो जॉज होते हैं उनको इनर डायमेंशन मेज़र करने के लिए यूज़ करते हैं। इसमें एक मेन स्केल होता है और इसके अलावा एक वर्नियर स्केल भी होता है जो कि इसकी प्रिसाइज मेजरमेंट के लिए काम में आता है। इसमें लीस्ट काउंट 0.1 mm होता है, और ऑब्जर्व लेंथ को निकालने का एक फॉर्मूला होता है मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल डिवीजन इनटू लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट यहाँ पर प्री डिफाइंड है 0.1। चलिए मेजरमेंट टूल्स पर कुछ प्रॉब्लम्स लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट प्रिसाइज डिवाइस फॉर मेजरिंग लेंथ। लेंथ को मेजर करने के लिए सबसे ज़्यादा प्रिसाइज डिवाइस कौन सी है ये हमें बताना है। डिवाइस वही सबसे ज़्यादा प्रिसाइज और एफिशिएंट होगी जो जिसमें मिनिमम लीस्ट काउंट आता हो। अब यहाँ पर 3 केस दे रखे हैं। एक वर्नियर कैलिपर दे रखा है, इसमें 20 डिवीजन्स है स्लाइडिंग स्केल के साथ, तो इसका लीस्ट काउंट हम निकाल सकते हैं 1/20 यानी कि 0.05 सेंटीमीटर होगा। दूसरी डिवाइस बता रखी है स्क्रू गेज, जिसमें पिच 1 mm है और डिवीज़न 100 है, तो पिच को अगर हम डिवीज़न से डिवाइड करेंगे तो इसका लीस्ट काउंट आ जाएगा। तो 1/100 इक्वल टू 0.001 यहाँ सेंटीमीटर, यहाँ पर इसका लीस्ट काउंट आ रहा है स्क्रू गेज का, जो कि वर्नियर कैलिपर से बेटर है। अब तीसरा यहाँ पर बता रखा है एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट दैट कैन मेजर लेंथ टू विद इन अ वेवलेंथ ऑफ लाइट। ये और भी ज़्यादा प्रिसाइज मेजरमेंट देता है, और इसका लीस्ट काउंट जो होगा वो वेवलेंथ ऑफ लाइट के बराबर होगा, यानी कि 10⁻⁻5 सेंटीमीटर होगा, यानी कि 0.00001 सेंटीमीटर होगा। तो सबसे बेस्ट जो डिवाइस होगी, मोस्ट प्रिसाइज डिवाइस जो होगी, वो एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट ही होगा। चलिए जानते हैं एरर क्या होता है।
जब हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेज़र करते हैं तो मेज़रमेंट में हमसे कुछ गलतियां हो जाती है, उन्हीं को हम एरर बोलते हैं। यानी कि ट्रू वैल्यू में से हम अपने मेजर्ड वैल्यू को माइनस कर दें तो हमें एरर की वैल्यू भी पता चल जाती है। इसके लिए कुछ फॉर्मूले हैं। मीन वैल्यू हमें पता करना हो तो वो ट्रू वैल्यू के बराबर ही होती है। अगर ट्रू वैल्यू नहीं दी हुई हो तो मीन वैल्यू ही ट्रू वैल्यू मानी जाती है। और इसको निकालने के लिए हम सारे मेजरमेंट वैल्यूज़ को ऐड कर देते हैं और उनके नंबर से डिवाइड कर देते हैं। दूसरा फॉर्मूला होता है एब्सोल्यूट एरर का। अगर ट्रू वैल्यू में से हम मेजर्ड वैल्यूज़ को माइनस कर दें तो हमें एब्सोल्यूट एरर मिल जाता है। तीसरा फॉर्मूला होता है रिलेटिव एरर का। अगर एब्सोल्यूट एरर को हम ट्रू वैल्यू से डिवाइड कर दें तो हमें रिलेटिव एरर मिल जाता है। चौथा फॉर्मूला होता है परसेंटेज एरर का। अगर रिलेटिव एरर को हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो परसेंटेज में हमें एरर पता चल जाता है। चलिए कुछ प्रॉब्लम्स लेते हैं एरर पर। यहाँ पर कुछ एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है। मेजरमेंट करते समय पेंडुलम का हम टाइम पीरियड मेजर कर रहे हैं। 5 वैल्यूज़ हमें आ चुकी है तो हमें बताना है कि मीन वैल्यूज़ क्या है, एब्सोल्यूट एरर क्या है, मीन एब्सोल्यूट एरर क्या है, रिलेटिव एरर क्या है, परसेंटेज एरर क्या है। बहुत सारे रिजल्ट को हमें प्रॉपर राउंडेड ऑफ फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। चलिए जानते हैं टी की मीन वैल्यू कैसे आएगी। सारी मेजर्ड वैल्यू को हम ऐड कर देंगे और उसको 5 से डिवाइड कर देंगे क्योंकि 5 ही मेजरमेंट्स हैं। तो इस तरीके से मीन टी की वैल्यू आ जाएगी 2.62। एब्सोल्यूट एरर के लिए हमें मीन में से हर वैल्यू को माइनस करना होगा। तो हर मेजर्ड वैल्यू को माइनस किया जा रहा है। इस तरीके से एब्सोल्यूट एरर्स हमें 5 मिलेंगे जिसको ऐड करके और 5 से डिवाइड करके हमें मीन एब्सोल्यूट वैल्यू भी मिल जाएगी एरर की। रिलेटिव एरर आ जाएगा यहाँ पर 0.1 डिवाइडेड बाई 2.6 क्योंकि मीन वैल्यू थी टी की। और परसेंटेज एरर के लिए हमें 100 से मल्टीप्लाई करना होगा रिलेटिव एरर को। इस तरीके से 4% हमारा परसेंटेज एरर आ जाएगा राउंड ऑफ फॉर्म में। चलिए एरर प्रोपगेशन के कुछ रूल्स जानते हैं। एडिशन और सब्ट्रैक्शन अगर हमें एरर्स का करना हो तब क्या होता है। सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि एरर को कैसे लिखा जाता है। ट्रू वैल्यू प्लस माइनस एरर लिख करके हमें एरर को रिप्रेजेंट करना होता है। इसी तरह दो एरर्स को हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन करेंगे तो एरर्स को ओनली ऐड किया जाता है, इसको सब्ट्रैक्ट नहीं किया जाता है दोनों केस में। चलिए एक प्रॉब्लम लेते हैं। टू रोड्स की लेंथ को हम मेज़र कर रहे हैं। यहाँ पर हमारे पास दो वैल्यूज़ आ गई है प्रॉपर फॉर्म में एरर की। तो दोनों की लेंथ आ चुकी है। तो इनको ऐड करते समय 35 प्लस 20 यानी कि वो तो हो जाएगा 55। और एडिशन 0.2 और 0.1 एरर्स का करने पर 0.3 आ जाएगा। लेकिन जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे इनको तो 35 में से 20 माइनस तो हो जाएगा, 15 सेंटीमीटर आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर 0.2 में से 0.1 को माइनस नहीं किया जाएगा, ऐड ही किया जाएगा क्योंकि एरर्स को सिर्फ ऐड ही किया जाता है। इसलिए एरर यहाँ पर 0.3 सेंटीमीटर ही आएगा। चलिए देखते हैं कि मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के केस में एरर प्रोपोगेशन के रूल्स क्या होंगे। मान लीजिए कि एक फिजिकल क्वांटिटी दे रखी है ए और उसका एरर है डेल्टा ए। दूसरी फिजिकल क्वांटिटी दे रखी है बी और उसका एरर है डेल्टा बी। तो यहाँ पर जो इनका मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन होगा यानी कि जेड फाइनल क्वांटिटी और जो इनका फाइनल एरर होगा डेल्टा जेड, उसको हम इस इक्वेशन से निकालेंगे। डेल्टा जेड बाई जेड इक्वल टू डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा बी बाई बी। चलिए इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। प्रॉब्लम लेते हैं हम। यहाँ पर लेंथ दी हुई है जो मीटर रोड से मेज़र की गई है 10 सेंटीमीटर और विड्थ दी हुई है 1 सेंटीमीटर जो वर्नियर कैलिपर से मेज़र की गई है। इनका लीस्ट काउंट मीटर रोड से तो 0.1 है और वर्नियर कैलिपर से 0.01 है, यानी कि ये दोनों डेल्टा ए और डेल्टा बी है। और विड्थ और लेंथ जो दे रखी है वो ए और बी है। तो हमें अब बताना है कि व्हाट विल बी द एरर इन इट्स एरिया, यानी डेल्टा जेड की हमें वैल्यू बतानी है। एरिया के लिए हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि ए प्लस डेल्टा ए यहाँ पर 10 प्लस 0.1 दे रखा है, बी प्लस डेल्टा बी यहाँ पर 1 प्लस 0.01 दे रखा है। जेड यहाँ पर 10 और ए और बी को मल्टीप्लाई करेंगे 10 इंटू 1 इक्वल टू 10 आएगा। इस तरीके से डेल्टा जेड हम ऊपर वाली इक्वेशन से निकालेंगे। तो हम यहाँ पर जेड की वैल्यू रख देंगे, डेल्टा ए और डेल्टा बी की वैल्यू रख देंगे और ए और बी की वैल्यू भी रख देंगे। इस तरीके से डेल्टा जेड यहाँ पर 0.2 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। इस तरीके से हम एरर एरिया में एरर को हम 10 सेंटीमीटर प्लस 0.2 सेंटीमीटर स्क्वायर लिख सकते हैं। चलिए अब जानते हैं जब क्वांटिटीज़ के ऊपर पावर्स हो तब हमें क्या करना होगा, कौन सा रूल फॉलो करना होगा। मान लीजिए कोई हमें फिजिकल क्वांटिटी दे रखी है ए
और फाइनल उसकी वैल्यू आ रही है ए की पावर एन, जैसे कि एरिया या वॉल्यूम के केस में आ सकती है। तो हमें इस इक्वेशन से सोल्व करना होगा। डेल्टा जेड बाई जेड इक्वल टू जो पावर एन है वो यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगी डेल्टा ए बाई ए से। तो यहाँ पर हम देखते हैं प्रॉब्लम है, साइड ऑफ स्क्वायर इज 4 सेंटीमीटर प्लस माइनस 0.02 सेंटीमीटर, यानी ए यहाँ पर 4 है और डेल्टा ए यहाँ पर 0.02 है। तो हमें कैलकुलेट करना है एरिया ऑफ स्क्वायर, यानी कि हमें यहाँ पर जेड कैलकुलेट करना है। डेल्टा जेड को हम ऊपर वाले फॉर्मूले से निकाल लेंगे। 16 इंटू पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी जो कि 2 होगी, एरिया की पावर 2 होती है। तो 2 इंटू 0.02/4 यहाँ पर आ जाएगा, प्लस माइनस 0.16 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से जो एरिया होगा वो होगा 16 प्लस माइनस 0.16 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए एक और प्रॉब्लम लेते हैं। यहाँ पर परसेंटेज एरर दिया हुआ है मास और स्पीड में, जो कि है 2% और 3%। और पूछा गया है कि काइनेटिक एनर्जी के मेजरमेंट में एरर क्या आएगा। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है mv², यानी मास की जो एरर है वो 2% ही रहेगा, और स्पीड का जो है वो स्क्वायर के बराबर होगा। स्क्वायर है तो मतलब इसकी पावर 2 मल्टीप्लाई होगी यहाँ पर 3% से, ना कि इसकी पावर बनेगी। तो इस तरीके से जो एरर इन स्पीड आएगा वो 6% होगा। तो टोटल हम कर लेंगे कि ये 8% आएगा। थैंक यू वेरी मच। तो कैसा लगा वीडियो दोस्तों? मैं दूसरों की तरह 2 या 3 घंटे के वीडियो नहीं बनाता हूँ, सिर्फ काम की बात करता हूँ, यानी कि ओनली क्लास नो बकवास। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक्स वंस अगेन।